नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के उन स्टूडेंट्स की जो 10th के बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं और 11th क्लास में एंट्री लेने वाले, यानी कि 10th क्लास से 11th क्लास में मूव करने वाले उन स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे हम आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड की, सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी कहेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है और यहाँ पर आप कुछ बड़े डिसीजन लोगे। अगर आपने वो डिसीजन ठीक से ले लिए तो आपकी लाइफ की कहानी कुछ और रहेगी। हम बात करेंगे आपकी 11th क्लास की, जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। आपकी लाइफ का डब्बा गुल होगा या फिर डब्बा फुल होगा, ये आपकी 11th क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी लाइफ सेट होगी या फिर आपकी लाइफ अपसेट होगी, ये आपकी 11th क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी सक्सेस कहाँ तक पहुंचेगी, आप कैसी उड़ान भरने वाले हो, आप आसमान में बाज की तरह सबसे ऊपर उड़ोगे या फिर मुर्गे मुर्गियों की तरह 30 सेकंड उड़ने वाले हो, यह आपकी 11th क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके लिए तालियां बजाई जाएगी या फिर आप दूसरों के लिए तालियां बजाओगे, यह आपकी 11th क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। हम बात करेंगे आप सबकी जो 10th क्लास से 11th क्लास में जाने वाले हैं। यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जो 10th से 11th में जाने वाले हैं, उनको हम एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो स्टूडेंट्स जो ज़्यादा सीरियस ही नहीं है इस चीज़ को लेकर के कि क्या होगा भाई देखा जाएगा, क्या करेंगे जो फ्रेंड्स करेंगे वही हम कर लेंगे, क्या करेंगे मतलब ऑटोमेटिक जो चलेगा उसको चलने देंगे। एक वो स्टूडेंट्स है जो थोड़ा सा प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्लानिंग को लेकर के चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के कि मुझे आर्ट्स लेनी चाहिए, मुझे साइंस लेनी चाहिए या फिर मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए। वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मैं फ्रेंड्स की सुनूं या फिर मैं अपने मन की सुनूं। वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि फ्रेंड्स जो कह रहे हैं वो करना चाहिए, फिर वो करें जो उसे अच्छा लग रहा है। वो कंफ्यूज है कि पेरेंट्स की सुने या फिर वो अपनी सुने। पेरेंट्स कहते हैं कि भाई 85% आ गए तो साइंस ले लो, लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं मुझे साइंस में नहीं, मुझे आर्ट्स में जाना है। कुछ स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज है कि उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, लेकिन वो फील करें कि वो साइंस में अच्छा कर सकते हैं, लास्ट ईयर नहीं किया था। तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बड़े डिसीजन लेने हैं। थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दिया तो रिवर्स गियर नहीं होगा आपके लाइफ में। आपके पास फिर एक ही वर्ड रहेगा, काश, कि अगर मैं वहाँ पर कुछ ठीक से सोच लेता या मुझे कोई गाइड कर देता तो शायद मेरी लाइफ कहीं और होती। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी कुछ प्रॉब्लम्स की, कुछ जनरल क्वेश्चंस की, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन की जो आपको यहाँ पर लेने और कैसे लेने, क्या करना है, उसकी हम बात करेंगे उन जनरल मिस्टेक्स की। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स यहाँ पर करते हैं, हमें क्या करना है, किस तरीके से वो डिसीजन लेने, उन सब चीज़ों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक इंपॉर्टेंट वीडियो की। सबसे पहले हम जनरल सी एक डिस्कशन कर लेते हैं कि आप 11th क्लास में एंट्री कर रहे हो, क्या बहुत पढ़ना पड़ेगा। वैसे देखिए, अगर हम स्टडी की बात करें तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आता। जैसे आप 8th क्लास से 9th में आए थे, 9th से 10th में गए थे, तो 9th से जब आप 10th में गए थे तो ज़्यादा आपको वो चीज़ें चेंज दिखाई नहीं दिया था। लेकिन 8th से जब 9th में आए थे तो एक चेंज दिखाई दिया था। तो यहाँ पे अगर हम 11th क्लास में बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसकी अगर बात करें तो उतना बड़ा चेंज नहीं आएगा। लेकिन चेंज किस में आएगा कि कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो 10th क्लास के बाद जब बोर्ड क्लास के बाद आते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं अभी तो हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, अभी तो हमारी 11th क्लास है, 12th में जाकर के पढ़ेंगे, तो वहाँ पे गड़बड़ होती है। अगर आप स्मूथली 11th क्लास को एज ए क्लास लेकर के चलोगे तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका सिलेबस है इसमें जितने भी, जैसे अगर मैं बात करूँ साइंस की बात करें, हम कॉमर्स की बात करें या फिर हम बात करें ह्यूमैनिटीज़ की किसी भी सब्जेक्ट की, तो इसमें बेसिक कंसेप्ट है। ओके, अगर आप क्लास को अटेंड करोगे, ठीक से सुनोगे, तो वो कंसेप्ट समझने वाले हैं, क्रेम करने वाले नहीं है। ओके, तो बहुत कुछ चेंज नहीं आने वाला। अब यहाँ पे कितना पढ़ना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रीम कौन सी में, जैसे साइंस में जा रहे हो, तो आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, कंसिस्टेंसी आपको बना करके रखनी है। आप कंसिस्टेंट रहते हो, शुरुआत के जो मंथ्स है जैसे आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अगर इनको ठीक से यूटिलाइज कर लेते हो तो बड़े मौज से आपकी 11th क्लास हो जाएगी। सेम कॉमर्स के साथ है। अब स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भाई हम रिलैक्स मोड में हैं, रिजल्ट आने दो, उसके बाद कुछ दिन और निकाल देंगे कि अभी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे अभी तो क्लास हमने स्टार्ट की है, उसके बाद 1 मंथ निकाल दें कि कोचिंग वगैरह सर्च करनी है। तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हम एक नई स्ट्रीम में जा रहे हैं, नए सब्जेक्ट्स के साथ हम जा रहे हैं और वहाँ पे हमने शुरुआत अच्छी नहीं की है, वहाँ गड़बड़ होती है। अगर आप शुरुआत से क्लासेस अटेंड कर रहे हो, क्लियर हो कि आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट हो अपनी स्टडीज़ को लेकर के, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जा रहे हो। लेकिन ये याद रखना कि अगर आपने ये सोच के लिया कि 11th क्लास से 12th में पढ़ेंगे तो आपकी गाड़ी यहाँ पे रुक सकती है, ब्रेक लग सकता है।
क्योंकि 12th क्लास कितनी ईजी होगी वो आपकी 11th क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे 9th जितनी आपने सीरियसली लिया था 9th क्लास को, उतनी 10th क्लास आपके लिए ईजी रही थी, सेम 12th क्लास के साथ रहने वाला है। ओके, तो ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। ओके, आप किस एटीट्यूड के साथ एंट्री करोगे। लेट स्टार्ट किया प्रॉब्लम रहेगी, जल्दी स्टार्ट किया ईजी रहने वाली है। क्लियर। अब हम आते हैं बेसिक मेन टॉपिक के ऊपर, जहां से हम शुरुआत करते हैं क्लास 11th में, स्ट्रीम सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन आपको लेना है वो स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के लेना है। स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर के जनरली लोग क्या सोचते हैं, आपके रिलेटिव क्या सोचते हैं, घर वाले क्या सोचते हैं, जनरली ये सोचा जाता है आपकी परसेंटेज। जैसे आपसे पूछा गया कि क्या लेंगे, तो आप ये कहते हो कि रिजल्ट आने दो उसके बाद देखेंगे। भाई रिजल्ट का स्ट्रीम सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़, अगर आप ये कहते हो कि मैं 11th क्लास में ये सब्जेक्ट लूँगा, तो आप सही नहीं कह रहे हो, गलत कह रहे हो। हम 11th क्लास में सब्जेक्ट नहीं लेने वाले हैं, हम चूज़ करने वाले हैं अपनी लाइफ के लिए। आपकी लाइफ कहाँ तक पहुँचेगी आपके इस डिसीजन के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। आप साइंस लीजिए, कॉमर्स लीजिए, आर्ट्स लीजिए, डजेंट मैटर, मार्क्स का कोई लेना देना नहीं, आपका इंटरेस्ट मैटर करेगा। ओके, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो आपके लिए वो चीज़ें ईजी रहने वाली है। अक्सर मैं बोला करता हूँ कि दुनिया में सब कुछ आसान है और दुनिया में सब कुछ मुश्किल है, ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये मान लेते हो कि आसान है तो सब कुछ आसान है, अगर आप ये मानोगे कि मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल लगेगा। इंटरेस्ट मैटर करने वाला है यहाँ पर। अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में है तो साइंस ईजी है आपके लिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हो, 98% मार्क्स में आए हैं, और अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ में नहीं है तो आपके लिए ह्यूमैनिटीज़ भी मुश्किल है, आर्ट्स भी मुश्किल रहने वाली है। ओके, क्योंकि इंटरेस्ट की एक चीज़ ये होती है कि जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा तो उसको हम मज़े मज़े में पढ़ेंगे, हम टायर्ड फील नहीं करेंगे, हम बोर फील नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हमें लंबा चलना है यहाँ पे, यानी कि 11th-12th की बात है, हमें बहुत आगे तक जाना है। तो जिस चीज़ में मज़ा आता है उसको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, और उसमें नेचुरली क्योंकि हम अच्छा है, थोड़े सा अगर हम जोर लगाएंगे, फोकस करेंगे तो हम टॉप पे जा सकते हैं। क्लियर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे से वो एकेडमिक्स के अपनी स्टडी को करते हैं, उनका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, 98% आ गए, 96-7% आ गए। पेरेंट्स ने बोला कि इतने मार्क्स है, रिलेटिव ने बोला कि इतने मार्क्स है तो तुझे साइंस ही लेनी है। बच्चे ने ले लिया, साइंस ले लिया, लेकिन बाद में चला कि मैं बीटेक वगैरह कर रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा उसे। तो जो हम न्यूज़पेपर वगैरह में कई इस टाइप के केस देखते हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया, ये किया, वो किया, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसने ले लिया, वो कर सकता था, पोटेंशियल थी, इंटरेस्ट नहीं था। अब उसे लगा, शुरुआत में ले लिया कि कोई ना मैं कर लूँगा, फिर उसे लगा तो भाई ये तो लाइफ का पंगा हो गया, रोज़ का काम हो गया, मतलब लाइफ वहीं पर घूम के रह गई, मज़ा नहीं आएगा, तो हमें एक दिन भी निकालना मुश्किल हो जाता है। 2 साल आप कर लोगे, आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं मैं क्या करूं, पीछे मैं जा नहीं सकता, आपका ईगो हर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे ईगो को एक तो साइड में रखना है, रिलेटिव को साइड में रखना है, मार्क्स को साइड में रखना है, सबसे आगे रखना है इंटरेस्ट को, और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। और इंटरेस्ट को जब आगे लेकर के चलोगे ना, कि आपने डिसाइड कर लिया कि ये स्ट्रीम लेनी है, तो उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे, सब्जेक्ट के ऊपर भी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, कौन से सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका रहेगा। जैसे हम कम्बिनेशन की बात करते हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन की, अगर ह्यूमैनिटीज़ की बात करें तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको पर्टिकुलरली आप लेकर के चलते हो, तो आप सोशल साइंस के टीचर्स के लिए अप्लाई कर पाओगे केवीएस जेएनवी में। अगर यहाँ पे आपने केवीएस जेएनवी के लिए यहाँ से सोचा तो आप वो सब्जेक्ट कम्बिनेशन पे फोकस करोगे ना, वरना तो वो पीछे छूट जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको ये नहीं कि 5 मिनट में डिस्कस कर लिया, 10 मिनट में डिस्कस कर लिया, आप उसके ऊपर 2, 4, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन लगाइए। आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च कीजिए, ओके, अलग अलग स्ट्रीम को लेकर के सर्च कीजिए, आप गूगल को सर्च कीजिए, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन लीजिएगा। यहाँ चूक गए तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ गड़बड़ कर सकते हो, मतलब बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद ये लगेगा कि जो मेरे से पीछे थे आगे निकल गए और मैं यहीं पे खड़ा रह गया, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो गलती कर दी थी, ईगो में आ गया था, फ्रेंड्स की ही सुन ली थी, और मैंने उतना सोचा नहीं था, डिसाइड नहीं किया था, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था। तो ये इफ बट किंतु परंतु आपके माइंड में बाद में आए, उससे अच्छा है कि आप यहाँ पर ही क्वेश्चन मार्क लगा लो। उसके बाद तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ से आपका एक फ्रेंड सर्कल बनने वाला है। फ्रेंड सर्कल मतलब एक फ्रेंड सर्कल था 10th क्लास तक आपका। अब 10th क्लास तक तो काफ़ी ज़्यादा टोका टिप्पणी होती थी कि आपको ये करना है, वो नहीं करना। उसके बाद जब 11th क्लास में हो जाते हो तो थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है, टीचर्स भी आपको फ्रीडम देते हैं कि थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाता है कि आप मेच्योर हो गए, अपने डिसीजन खुद ले पाओगे। घर वालों को भी लगता है कि 11th क्लास में आगे थोड़े से मेच्योर हो गए।
यहाँ पे जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो आपकी लाइफ की सक्सेस में आपकी किस टाइप की पर्सनैलिटी बनेगी उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स को लेकर के थोड़ा सा चूजी होना पड़ेगा। एक फ्रेंड जो आपका कंपटीटर है, एक फ्रेंड जो आपको compete करता है, आपके साथ compete करता है, जो आपको टक्कर देने वाला है, अगर आपने वो चूज कर लिया तो आप दोनों ऊपर जाने वाले हो। एक दूसरा फ्रेंड जो ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे ना ही तो एटिकेट्स उसके ठीक से हैं, ना वो अपनी स्टडीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा सीरियस है, अगर आप उसके साथ आए तो आपको लगता है कि नहीं भाई वो नहीं पढ़ रहा तो क्या हुआ, अच्छा है मैं तो पढ़ूंगा ना। लेकिन धीरे धीरे आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हो। ऐसे ही होता ना, जैसे एक फ्रेंड ने बंक किया, पहले दिन बंक किया तो आपको लगा कि भाई कुछ नहीं होता, एक दिन से कुछ नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप 2 दिन बंक करोगे, उसके बाद ऐसा होगा कि 6-7 डेज बंक करोगे। बंक करके जाओगे कहाँ पे, एक ठिकाना होगा वहाँ पर जाओगे, वहाँ पे कुछ और स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनके साथ मिलोगे। उसके बाद ऐसा होगा कि आप अपनी क्लासेस, अपनी स्टडी से, ट्रैक से इतना उतर जाओगे कि आप वापस ट्रैक पर नहीं आ पाओगे। तो ये जो फ्रेंड सर्कल है, ये यहाँ से आपने अच्छा चूज कर लिया। यानी जरूरी नहीं कि उनके साथ आपके सारे व्यूज ही मिलते हो, अपने जैसा ही हो, लेकिन आपको एक टारगेट ओरिएंटेड फ्रेंड को चूज करना है जो आपको टोक भी पाए, ऐसे फ्रेंड को चूज करना है। वो अगर चूज कर लिया तो इसका मतलब आपकी आधी लाइफ है वो सही से रहेगी, मतलब आधी प्रॉब्लम आपकी यहाँ से दूर हो जाएगी। वो आपको गाइड भी करेंगे, स्टडीज़ में हेल्प भी करेंगे, आप ट्रैक से भी नहीं उतर पाओगे। तो जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए स्ट्रीम सिलेक्शन रहेगा उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए फ्रेंड सिलेक्शन रहने वाला है। वो फ्रेंड्स जो आपके पड़ोस में है, होता है ना, जो 10th तक आपके साथ आए थे, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे टाइप का नहीं है, मतलब इसके साथ मुझे नहीं जाना है, आपको लगता है कि नहीं ये वहाँ पर नहीं जाएगा जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, मैं टॉप पर जाना चाहता हूँ, तो ऐसे फ्रेंड्स को कैसे छोड़ोगे आप? एक तो उनके नंबर है वो जो आपने सेव कर रखे हैं वो अनसेव कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको स्टेटस वगैरह नहीं दिखेगी। धीरे धीरे आप कमेंट करना कम कर दोगे, ओके, रिएक्ट करना बंद कर दोगे, तो वो कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर वो आपके गली मोहल्ले से निकल के आपके साथ स्कूल जाने वाला है, आप 10 मिनट पहले निकलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो स्टडीज़ को लेकर के सीरियस नहीं है, वो जल्दी जाने में तो बिलीव नहीं करते। आप पहले निकलना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे वो साथ छूटता जाएगा। ओके, तो ये आपको करना एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है और इतना ईजी भी नहीं रहने वाला कि आप उन फ्रेंड्स को छोड़ पाओ। तो ये आपको करना है। उसके बाद फोर्थ चीज़ जिसके ऊपर आपको फोकस करना है, साइंस के स्टूडेंट्स से, कॉमर्स के स्टूडेंट्स से पर्टिकुलरली उनकी हम बात करेंगे कि कोचिंग या सेल्फ स्टडी क्या करें। क्योंकि 10th क्लास तक आजकल की अगर हम जिस टाइप का इन्वायरमेंट देखें तो ये होता है कि 6-7 के बच्चे हैं वो भी कोचिंग लेना शुरू कर देते हैं। 9-10 में तो ये मान के चलते हैं कि भाई कोचिंग के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। 11-12 में फिर क्या करें, मतलब कोचिंग लें। शुरुआत ही यही होती है कि स्कूल में एडमिशन हम बाद में लेते हैं, पहले कोचिंग सर्च करते हैं कि हम कोचिंग जाएं या ना जाएं। तो क्या कोचिंग इम्पोर्टेंट है, क्या कोचिंग ही लेना एक ऑप्शन रहेगा आपके पास? तो पहली चीज़ कि कोचिंग हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एक ये नहीं कहेंगे कि यही एक ऑप्शन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे नॉन में है, फ्रेंड सर्कल में, जो लाइफ में बहुत आगे तक गए हैं, बहुत बड़े लेवल के एग्जाम को जिन्होंने क्रैक किया सेल्फ स्टडी के बेस पे। ओके, अब कोचिंग क्यों ली जाती है? कोचिंग इसलिए ली जाती है, एक तो मार्केटिंग का फंडा है। आप बाहर निकलते हो तो आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पे ये टॉपर यहाँ से निकला है, ये टॉपर वहाँ से निकला है, तो एक मार्केटिंग का फंडा है। तो हमें ये लगता है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलो कोई बात नहीं, काम चला सकते हैं, लेकिन कब चलेगा काम? अगर हम अपनी स्टडीज़ को लेकर के कंसिस्टेंट है, रेगुलर है, पंक्चुअल है, एक टाइम टेबल है जिसको हम फॉलो कर पा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप कोचिंग को अवॉइड कर सकते हो। अगर आप सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हो, अगर आप कोचिंग के ऊपर डिपेंड तब रहना है कि आप घर में कंसिस्टेंट नहीं हो, घर पे पढ़ नहीं पा रहे हो, तो हम जब कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग में क्या मिलता है? हमारा एक रूटीन बन जाता है, सिलेबस चल रहा होता है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो हम क्रैक कर लेते हैं, थोड़ा सा कंपटीशन वहाँ पे मिल जाता है, वो सारी चीज़ें हम वहाँ पर करते हैं। अगर ये चीज़ें आप घर पे कर सकते हो कि अपने सिलेबस को आप रेगुलर कंटिन्यू कर पा रहे हो, आपने डिसाइड किया, क्योंकि अब पहले से थोड़ा और ईजी हो गया है सेल्फ स्टडी करना, क्योंकि आपके पास यूट्यूब है, बहुत सारे वीडियोज़ उसके ऊपर अवेलेबल है, हज़ारों टीचर है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो यहाँ पे टीच करते हैं। आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारे बड़े नाम भी हैं जिनसे आप पैकेज वगैरह ले सकते हो, जो कि इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन कब होगा? जब आप कंसिस्टेंट रहोगे कि मुझे ये सिलेबस करना है तो करना है, ये चैप्टर करना है तो करना। अगर ये करते हो कि नहीं मैं कल करूँगा, परसों करूँगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करोगे। लेकिन यहाँ पे कोचिंग क्लासेस को ज्वाइन करोगे, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि ज़रूरी नहीं कि कोचिंग जाओ, सेल्फ स्टडी से भी बात बन सकती है, चाहे आपने
पीसीबी ले रखा है या पीसीएम ले रखा है, ओके। लेकिन कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है, घर में माहौल है, तो आप सेल्फ स्टडी के साथ भी काम चला सकते हो। दूसरी चीज़ की अगर कोचिंग लेनी भी है, क्योंकि 90% स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स के, साइंस के कोचिंग लेने वाले हैं, और कोचिंग की कॉस्ट आपकी 2 ईयर्स की ये मान के चलो कि पढ़ने वाली है 60-70,000 से लेकर के 2 लाख के आसपास जाएगी। इतनी कोचिंग की फ़ी आप पे करने वाले हो। डिपेंड करता है आप कहाँ पे किस टाइप की कोचिंग लेने वाले हो। तो यहाँ आपको डिसाइड करना है कि किस कोचिंग सेंटर में जाएं। एक तो ये कि फ्रेंड्स जा रहे हो वहाँ जाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्लियर। बड़ा नाम है तो उसको देख करके सीधी फ़ी देना ज़रूरी नहीं है। पहले आप ट्रायल क्लासेस लीजिए, ओके। ट्रायल क्लासेस लीजिए, 3-4 डेज़ लीजिए, 7 डेज़ लीजिए, 10 डेज़ लीजिए। अगर वो ट्रायल क्लासेस कह रहे हैं कि आपका 1 दिन ही देंगे, 2 दिन ही देंगे, तो आप ऐसा कीजिए कि उनको 1 मंथ की फ़ी दे दीजिए, क्लियर। और उसके बाद आगे की फ़ी कब देंगे, 1 मंथ के आप बाद में देंगे। क्योंकि ट्रायल क्लासेस में क्या होता है कि 1 या 2 टीचर्स होते हैं, वो ट्रायल क्लासेस देते हैं, बहुत अच्छा टीच करते हैं, या 1 या 2 टॉपिक होते हैं जिनके ऊपर कमांड होती है, बहुत अच्छे से टीच करते हैं। और उसके बाद जब आप एडमिशन ले लेते हो, फ़ी आपने दे दी, उसके बाद टीचर कोई और होता है, प्रॉब्लम आती है, फंस गए क्योंकि हमने पैसे दे दिए। शुरुआत में हमें लगेगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद हम वैसे ही हो जाएंगे, उस माहौल के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। तो हमें वो एक अच्छे तरीके से डिसीजन लेना कि क्या वो क्वालिटी टीचर है, क्या उस तरीके से टीच करें जैसा कि प्रॉमिस किया गया, क्लियर। तो हमें एक साथ फ़ी पे नहीं करनी है, उस चक्कर में हमें नहीं फंसना है। दूसरा कि आप जब कोचिंग की फ़ी दोगे, क्योंकि आप पे कर रहे हो, तो आप कोचिंग सेंटर वालों से इस चीज़ को लेकर के भी क्लियर डिस्कस करोगे, पेरेंट्स के साथ जाओगे कि आप जिस टीचर की ट्रायल क्लासेस दी जा रही है, जो टीचर आपको टीच कराए, वो टीचर ही आपको टीच करेगा पूरी साल, ओके। कई बार ऐसा होता है कि बीच में छोड़ करके चले गए, दूसरे आ गए, गड़बड़ हो गई, हमने फ़ी पे कर दिया। यहाँ पे सिर्फ बात फ़ी की नहीं हो रही, आपका 1 साल जाएगा, इसका मतलब हो सकता है कि पूरा लाइफ, पूरा करियर है वो कहीं गड़बड़ हो जाए, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन गड़बड़ हो सकती है। एक और चीज़ ये होती है कि ट्रायल क्लासेस आपने ले ली, कोचिंग इंस्टीट्यूट का बड़ा नाम है और उसमें बैच चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 8 9 बैचेस चल रहे हैं, ओके। अब उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस टाइप के जो बैच होते हैं, उसमें टॉप एक्सपीरियंस टीचर है वो टीच करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा बैचेज होते हैं उसमें अनएक्सपीरियंस्ड भी हो सकते हैं, या फिर वो टॉप फैकल्टी वहाँ पे टीच नहीं करी होती। तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम यहाँ पे तो नहीं फंस रहे हैं, नाम तो बड़ा है, लेकिन हम जहाँ जिस बैच में जा रहे हैं वहाँ पे टीचर हमें अच्छे नहीं मिल रहे। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप अगर जा रहे हो तो आपके पास उस इंस्टीट्यूट की जो क्वालिटी है, उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही कोचिंग मिलनी चाहिए, क्लियर। ये भी आपको पहले डिसाइड करना है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होगा। आपने पैसे दे दिए, उसके बाद कहानी ख़त्म, क्योंकि उसके बाद पैसे वापस जल्दी से आने नहीं है, और उसके बाद आप धीरे धीरे करके आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आप उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने वाले हो। तो ये भी आपको देखना है, ठीक। तो क्या क्या देखना है कि एक पहले डिसाइड कीजिए कि कोचिंग जाना है कि नहीं जाना। अगर लगता है कि कोचिंग बिना जाए भी आप कर सकते हो, कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो, तो आप कर लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ यूनिट्स रहेगी, कुछ चैप्टर्स रहेंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम आने वाली है, और ये प्रॉब्लम किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी आएगी, वो डिपेंड करेगा आपके स्कूल के ऊपर, आपके टीचर्स के ऊपर। अगर टीचर्स अच्छे हैं, लेबोरियस हैं, तो आपके वो प्रॉब्लम्स, वो डाउट्स वहीं पे क्लियर कर लिए जाएंगे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, पहली चीज़ तो होगी कि हमें डिसाइड करना है कोचिंग लें या ना लें, और लें तो हमें देखना है कि कहाँ पर किस टाइप की फैकल्टी मिली हुई है। ट्रायल क्लासेस लेंगे, अगर वहाँ पे भी क्लियर नहीं है तो हम 1 मंथ तक क्लासेस लगा सकते हैं, फ़ी पे कर देंगे, हमें एक साथ फ़ी पे नहीं करनी है। और हमें ये भी देखना है कि टॉप फैकल्टी आपको टीच करी हो, ये नहीं हो कि ट्रायल कुछ और दिया गया है, टॉप फैकल्टी अलग बैचेस को ले रहे हैं और आपको वैसे ही टीचर्स दे दिए गए, क्लियर। तो ये आपको पहले से देखना है, उसके बाद आपको कोचिंग जाना है। एक और चीज़ जो डिपेंड करेगी कि आप कोचिंग जा रहे हो, ठीक। अब आपका टाइम कहाँ पे जाएगा, आपके पास 24 आवर्स हैं, क्लियर। 24 आवर्स में हम मान के चलो कि 5-6 आवर्स आपके लगेंगे स्कूल में, उसके बाद 6 आवर्स के आसपास हो गया आपके, 3-4 आवर्स आप लगा लीजिए कि आप जैसे घर के और काम करोगे, इधर उधर जो करना है, थोड़ा रेस्ट टाइम भी चाहिए, तो उसमें लग गए 10 आवर्स आपके आसपास हो गए, ठीक। ये आपके लग गए हैं। उसके बाद आपके 6 आवर्स, 6 to 8 आवर्स लगा लीजिए, 8 आवर्स को लगाते हैं कि आपके सोने का टाइम है। आपके पास ये 5 या 6 घंटे बचे हैं, क्लियर, 18 आवर्स हो गए। तो अब जो 6 घंटे बचे हैं, उनमें से आपको कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना ना आपको,
मान लीजिए कोचिंग जा रहे हो 1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि बीच में ऐसा तो है नहीं कि आपका पहला पीरियड ओवर हुआ किसी सब्जेक्ट की कोचिंग, दूसरी तुरंत लग जाएगी, आपको आने जाने में भी टाइम लगेगा। तो 6 घंटे उसमें आपको कोचिंग जाना है, आपने 4 घंटे वहाँ पे लगा दिए, 2 घंटे आपने होमवर्क कर लिया, सेल्फ स्टडी कहाँ गई? अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो, आप चाहे कितने अच्छे इंस्टीट्यूट में क्यों ना चले जाओ, कितनी अच्छी फैकल्टी क्यों ना आपको टीच करी हो, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इनपुट दिया जा रहा है। आउटपुट कब आएगा? आउटपुट तब आएगा जब आप मेहनत करोगे। ओके, तो यहाँ मैनेज कैसे करना है कि अगर कोचिंग जा रहे हो तो आपका डिस्टेंस भी आपको ध्यान में रखना है। कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग पे अगर नोट्स बनाने तो वो वहीं पे बनाइए, या फिर स्कूल में जो फ्री पीरियड है उसको यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी आपके लिए करना इंपॉर्टेंट रहेगा। एटलीस्ट मिनिमम कितना टाइम देना होता है? जितना टाइम आपने स्कूल में पढ़ा है, जितना टाइम आपने कोचिंग में पढ़ा है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, आपने 1 घंटा पढ़ा है तो आपको 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए। क्लियर? अगर आपने 2 घंटे पढ़े हैं तो आपको 3 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए चाहिए उस सब्जेक्ट के लिए। तो सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला। क्लियर? तो ये भी आपको एक क्लियर स्ट्रैटेजी बना करके चलना है कि कोचिंग लेनी है, कैसे लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितना टाइम देना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि कई बार हम इंस्टीट्यूट के साथ जाते हैं तो उसमें हमें लगता है कि फिजिक्स का अच्छा टीचर है, केमिस्ट्री का अच्छा टीचर है, मैथ्स का अच्छा नहीं है। हो सकता है ना, आप हो सकता है कि टीचर अच्छा हो लेकिन आपके लेवल के अकॉर्डिंग वो टीच ना कराऊं, आपको कुछ क्लियर कंसेप्ट क्लियर ना हो रहे हो। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम वो टीचर है वो उस लेवल के अकॉर्डिंग फोकस नहीं कर पा रहा है, वो अलग लेवल के अकॉर्डिंग जा रहे हैं और हम अलग लेवल के अकॉर्डिंग चाहते हैं कि फोकस किया जाए। तो आप ये कर सकते हो कि जरूरी नहीं कि वहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट अपना वीक करके बैठ जाओ, आप तीसरे सब्जेक्ट के टीचर है कहीं बाहर भी ट्यूटर को ढूंढ सकते हो। चिपके नहीं रहना है, आप पे करे हो इसलिए वो आपको सर्व करे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पैसा है बहुत ज़्यादा अंबानी अडानी को भाई पैसा है कोई बात नहीं जा रहा है तो देखा जाएगा, ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर? तो ये हमारा हो गया कि कोचिंग को लेकर के आपको जो डिसीजन लेना है उसमें बहुत ज़्यादा आपको मत्थापच्ची करनी चाहिए। उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है रिलेशनशिप की हम बात करते हैं। आजकल के बच्चे हैं वो ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और इस चीज़ को स्टेटस सिंबल मान करके चलते हैं 9-10 को लेकर के। उसके बाद जब कोचिंग जाते हैं, कोचिंग को भी डिसाइड करेंगे कि अच्छा मेरा फ्रेंड, मेरा सखा, मेरी सखी कहाँ जा रही है। ओके, ये अभी उसके बारे में इतना ज़्यादा सीरियस होने का टाइम नहीं है। कई बार हम सीरियस हो जाते हैं, फ्रेंड्स होना एक अच्छी बात है, होना चाहिए, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, लेकिन अगर हम सीरियस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम यह होगी कि हम 2-3 घंटे, हमारे पास कितने टाइम बचे हैं? टाइम यही तो बचता ना, 2 या 3 घंटे ही सेल्फ स्टडी के बच रहे हैं, वही हम चैटिंग में लगा देंगे। अगर वो लगे समझो हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर हम साइंस के हैं, हम कॉमर्स के हैं, हमारे पास टाइम ऑलरेडी नहीं है। एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे हम रिलेशनशिप में जाते हैं, ठीक है, गए, चैटिंग वैटिंग शुरू हो गई, उसके बाद दोनों में से किसी एक ने ये सोचा, किसी ने उसे मोटिवेट कर दिया कि नहीं स्टडी करना ज़रूरी है, कैरियर पहले आएगा। अब उसने कहा कि भाई बाय बाय, अब हम बात बाद में करेंगे। अब दूसरा बंदा है वो सीरियस हो गया, मतलब ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब सैड सॉन्ग सुनने शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि वो 3-4 महीने बस इसी चीज़ में रहेगा, बर्बाद हो गया, वो तो गई ना लाइफ। जो 11th क्लास है वहाँ पे अगर 3-4 मंथ्स आपके चले गए, 12th क्लास में चले गए, वो क्योंकि उस वक्त मेच्योरिटी नहीं होती कि हम एक दूसरे को ठीक से समझ पाएँ। और सीरियस रिलेशनशिप के लिए वैसे भी ये सही टाइम नहीं होता, अभी उतना मेच्योर नहीं है, किसी भी पर्सन को लेकर के हम इतना ज़्यादा सही तरीके से जजमेंट भी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि हम आगे चल करके इसके बारे में सोचें। तो अभी सीरियस रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, तो भाई डूबने वाले हो, डुबक डुबक की आवाज़ आएगी और कुछ नहीं आने वाला। क्लियर? तो ये भी आपको एक क्लियर एक तरीके से अपने माइंड को रखना है कि आपको करियर ऊपर तक जाना है या फिर यहीं रुकना है। 6th है कंपैरिजन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन। होता है कि हम जब स्ट्रीम सिलेक्शन करेंगे तो हम कंपेयर कर लेते हैं, आपके पेरेंट्स भी कंपेयर कर लेते हैं कि अच्छा आपका कज़न ब्रदर ये करा है, ओके आपके कज़न सिस्टर ने तो ये ली थी, शर्मा जी का बच्चा तो ये ले रहा है, शर्मा जी का बच्चा वहाँ पे जा रहा है। आप ही कंपेयर करना शुरू कर देते हो कि मेरे फ्रेंड्स है वहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं तो मैं भी वहीं जाऊँगा, उनके घर के पास है, आपके घर से दूर है, क्यों जाओगे आप? आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, उसके साथ जाओगे ना। कंपेरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन कैसे करते हैं? जैसे फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड आपको बोलता है कि मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ। आपने भी सोचा कि अच्छा वो उठ रहा है तो मुझे भी उठना चाहिए। अब आपका अपना सिस्टम है ना, आप रात को 1 बजे सोते हो, 4 बजे 5 बजे कैसे उठ जाओगे? आप अपने अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग कीजिए, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। कंपैरिजन मत कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कर रहा है।
आपका एक टारगेट है, आपको ये करना है, बस उस टारगेट के ऊपर फोकस कीजिए। स्ट्रेटजी आपकी अपनी होनी चाहिए। कॉपी पेस्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर? तो आप अपने तरीके से चलिए कि क्या करना है। जैसे कई बार ऐसे भी बोल देते हैं फ्रेंड्स कि अच्छा मैं मैथ्स की कोचिंग यहाँ जाता हूँ, सुबह एक कोचिंग वहाँ लेता हूँ। भाई ऐसी चीज़ें हैं, कई बार फेंकू फ्रेंड्स भी होते हैं जो फेंकते रहते हैं, तो हमें बिल्कुल भी वो चीज़ें नहीं करनी है। कौन सी बुक से वो करें, कहाँ से वो नोट्स लेके आएँ, वो उसका बिजनेस है, उसको करने दो। आप अपने तरीके से अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कीजिए। क्लियर? उसके बाद 7th जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि एक और गड़बड़ जो हम 11th क्लास में करने वाले हैं, अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं कि वो कुछ स्टूडेंट्स कुछ सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। जैसे आपने कोचिंग जाना शुरू कर दिया, जिस टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छे से सेट हो गई, आप वो कोचिंग मिस नहीं करते, आप उन्हीं के नोट्स बनाते रह जाते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि चलिए आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, आप उनकी कोचिंग जा रहे हो, क्लासेस लगा रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सब कुछ ओके चल रहा है, आपने इंग्लिश को इग्नोर कर दिया। आपने 5th सब्जेक्ट ले रखा फिजिकल एजुकेशन, उसको आपने इग्नोर कर दिया, वहाँ गड़बड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, जहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम के बिना एडमिशन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको परसेंटेज को भी ध्यान में रख करके चलना है। आपको अगर एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर भी एडमिशन लेना है, तो भी आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर भी इक्वली फोकस करना है, तो इनको छोड़ना नहीं है। अब जैसे कोटा जाते हैं बच्चे, कोचिंग के लिए जाते हैं, फैब में वो वहाँ से फ्री कर देते हैं 15 तो फैब या फैब के बिगनिंग में, वहाँ आकर के फिर कहते हैं कि हमें इंग्लिश का सिलेबस भी नहीं पता है, सिलेबस अब कवर करना है, वो स्कोर गड़बड़ हो जाता है फिर सारा का सारा। तो हमें वो इक्वल बैलेंस बना करके चलना है, किसी भी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है। क्लियर? तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बात आती है आपकी बुक्स की, कि बुक सिलेक्शन। अब बुक्स मार्केट में जाइए, आपको हज़ारों टाइप की बुक मिलेगी। दूसरा, टीचर के पास कौन सा ट्यूटर आपको कौन से टीच कर रहा है, वो भी कहीं पे कई बार ऐसा होता है कि स्कूल में कोई और बुक से टीच किया जा रहा है, ट्यूटर किसी और बुक को टीच कर रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाती है। तो बुक्स आपकी जो बेसिक रहेगी बोर्ड एग्जाम के लिए, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जिस बुक को आपको सबसे इंपॉर्टेंट कवर करना वो है आपकी NCERT। क्लियर? उस बुक के साथ अगर जाते हो तो आपका बोर्ड में स्कोर अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेकर के जाओगे अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जैसे आपका 12th क्लास का एग्जाम आएगा, तो 12th क्लास का जब एग्जाम आएगा तो उसमें क्लियरली जब आंसर की दी जाती है तो उसमें मेंशन होता है ये क्वेश्चन कौन से पेज नंबर से लिया गया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो NCERT से बाहर आता है। लेकिन जब हम PCM के साथ जा रहे हैं, PCB के साथ जा रहे हैं, या हम कॉमर्स के साथ जा रहे हैं, तो हमें एक्स्ट्रा बुक्स की भी नीड होती है। क्योंकि जो NCERT होती है उसमें उतना डिटेल में नहीं दिया होता, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता है। तो जो ये प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक्स होती है, उन बुक्स में कुछ डिटेल में एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन कब करेंगे? NCERT करने के बाद हम करेंगे। ओके, NCERT कीजिए, उसके साथ कीजिए। अगर आप NCERT को इग्नोर करे हो तो वहाँ पे आपकी गड़बड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि एंड में आपको आना है NCERT के ऊपर है। जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं या बड़े लेवल के जो हाई इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वहाँ पे आप जा करके देखिए कि जब वो नीट की तैयारी करवाते हैं, एंड में कहाँ पर आ जाते हैं, आते वो NCERT के ऊपर भी है। ठीक, तो हमें NCERT प्लस आप किसी एक पब्लिशर की बुक के साथ जा सकते हो। और जहाँ पे आप ट्यूशन ले रहे हो तो कोशिश कीजिए कि वो जो आपको स्कूल में टीच किया जा रहा है वही बुक वहाँ पे करवाई जाए, वरना गड़बड़ हो जाती है कि आप स्कूल में कुछ और करे हो, वहाँ पे टॉपिक कुछ अलग तरीके से बताया जा रहा है, पूरा का पूरा गड़बड़ हो रहा है, रायता फैला जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बस ढोए जा रहे, तो वो आपको नहीं करना है। एक और चीज़ की बुक्स के साथ नोट्स की भी बात आती है। साइंस के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले भी लेते हैं, नोट्स आते हैं, कहाँ से लेके आए कि उस फोटो स्टेट वाले के पास मिल रहा है, हमारे ट्यूटर ने नोट्स दे दिए। ये टॉपर के नोट्स हैं, टॉपर्स के नोट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट में कि वो हम लेकर के आए। तो ये जो नोट्स होते हैं जो आप बनाओगे वही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं 80 to 90%। अगर आप मार्केट से सो कॉल्ड टॉपर के नोट्स लेके आते हो 30% आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको ट्यूटर दे रहे हैं वो 40% आपकी हेल्प करेंगे। नोट्स आपके साथ वही मतलब आपको दूर तक लेकर के जाएंगे जो आप खुद बनाओगे। क्लियर? तो नोट्स आपको बनाने खुद बनाए हुए लीजिएगा। बुक्स NCERT प्लस कोई एक ले सकते हो जो आपको लगे कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो बेस्ट है, उसके साथ आप जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके कि पढ़ने का तरीका क्या रहना चाहिए। अब पढ़ने का तरीका जैसे 10th तक हम कर रहे थे, रट्टा लगा रहे थे, क्रेम कर रहे थे, चल रहा था, हेल्प बुक से डायरेक्ट कर रहे थे, चल रहा था। अगर आपको लंबा जाना है, आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, तो कंसेप्ट फॉर्मेशन के साथ ही जाना है, वरना कंपटीशन में आप कुछ नहीं करने वाले।
स्टडी में काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको लगेगा कि बस भाई बोर हो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंसेप्ट फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब भी आप रीड करते हो, कुछ भी रीड करते हो, तो उसके साथ क्यों ज़रूर लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम चैप्टर को पढ़े जा रहे हैं जैसे मंत्रा पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करना है। हमें पढ़ना है लेकिन उसके साथ कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसको साथ लेके चलिए। जैसे आप कोई भी बुक कर रहे हो, तो आप बुक का जो चैप्टर कर रहे हो, जो पेज आप रीड कर रहे हो वहाँ पे, तो पेज के ऊपर क्या ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पे आपने कोई पेज है, ठीक, तो पेज के ऊपर जो स्पेस होता है साइड में या कहीं पे, तो उस पेज के ऊपर साथ ही साथ पेंसिल से लिखते रहिए कि इस चैप्टर में से, इस पेज में से कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जब आप रिवीजन करोगे तब भी मजा आएगा, और जब आप उस चैप्टर को रीड करोगे वहां से तब भी मजा आएगा कि यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ओके, तो कंसेप्ट जब भी कुछ भी पढ़ रहे हो या टीचर कुछ भी पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, क्या बताया जा रहा है, तो क्यों क्या बहुत ज़्यादा आपको माइंड में लेकर के चलना है। ओके, और ऐसे ही आप एनसीईआरटी कोई बुक पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो उसके ऊपर जो भी वाइट स्पेस है पेंसिल से लिखिए कि इस पेज में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं जिसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए। मज़ा आएगा क्योंकि आपके पास क्यों रह जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस करना है। अदरवाइज अगर आप हेल्प बुक के साथ जा रहे हो, डायरेक्ट ऐसा कुछ जा रहे हो, तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले, आप वहीं पे खड़े हो। उसके बाद 10th जो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है आपका टाइम टेबल। ओके, टाइम टेबल को लेकर के क्या कंसेप्ट रहता है, ये रहता है कि जब बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड की क्लास है, तो उसके लिए टाइम टेबल होता है। 11th के लिए टाइम टेबल थोड़ी होता है, जनरली हम ये सोचते हैं। दूसरा, हम टाइम टेबल जब बनाते हैं, कब बनाते हैं, हम बनाते हैं जब दिसंबर आ जाता है, नवंबर आ जाता है, उसके बाद हम सोचते हैं कि अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपके पास उस वक्त नहीं होना चाहिए, बिगनिंग से आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। टाइम टेबल आपका एक तो डे टू डे एक्टिविटी होगी, एक आपका मंथली शेड्यूल होगा। दो टाइप का टाइम टेबल बनेगा कि डेली आपको क्या करना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना। इससे आप फोकस कर पाओगे। मान लीजिए एक दिन आपकी क्लास मिस हो गई, आपका स्टडी टाइम है, माइंड में तो रहेगा ना आज हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया। अदरवाइज आपके वो 3-4 महीने वो स्टार्टिंग जो मिलनी चाहिए वो स्टार्टिंग नहीं मिल पाएगी। दूसरा, आपका एक मंथली शेड्यूल भी होना चाहिए कि इस मंथ में मैं ये 3 चैप्टर करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ये 2 चैप्टर्स मुझे कवर करने हैं नेक्स्ट 15 डेज में। तो उससे एक स्पीड आपको पता चलेगी कि मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, या कहीं पे जो लर्निंग की स्पीड है वो स्लो तो नहीं है। वो दोनों चीज़ें आपको बनानी है, लेकर के चलनी है। एक पूरा दिन आप इसी के ऊपर लगा दीजिए। ओके, तो टाइम टेबल आपके लिए मस्ट रहेगा। आपको अगर कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आपको रिजल्ट लेकर के आना है, अगर आपको सही तरीके से अपने टारगेट को हिट करना है। उसके बाद 11th जो कंसेप्ट है आपके माइंड में चल रहा होगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को लेकर के भी चल रहे हैं कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करें या फिर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब बाहर जो कोचिंग वाले होते हैं वो बैठे होते हैं कि यहाँ पे ये कंपटीशन के बैच चल रहे हैं, हम नीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पर CACS के लिए जो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम है उसकी हम तैयारी करें, क्लैट की तैयारी करवा रहे हैं, तो क्या करें। तो आपका जो बोर्ड का सिलेबस होता है और जो कंपटीशन एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसमें कहीं पर भी कुछ भी सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता। बोर्ड एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो आपके कंपटीशन की तैयारी भी हो रही है साथ ही साथ। तो बोर्ड एग्जाम को ये नहीं कि हम बोर्ड एग्जाम को छोड़ दें, सिलेबस को कीजिए। सिलेबस को आप जितना जल्दी फिनिश करोगे उतना ही बेटर है। उसके बाद आप कंपटीशन के लिए यानी कि वो जो प्रैक्टिस करोगे, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर वगैरह को देखोगे, पैटर्न को देखोगे, जो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है तो वो बाद में करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा क्योंकि वो कंसेप्ट इसी से जुड़े होंगे। अगर हमने बोर्ड्स को नहीं किया, यहाँ पे करें तो हमारी एक चीज़ की तैयारी होगी। यहाँ पे अगर ये पहले हम करें तो हमारी दोनों चीज़ों की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि कहीं से भी बाहर से मार्क्स वाले क्वेश्चन पेपर नहीं बनाते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम का। वो कंपटीशन एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम जो बोर्ड की क्लास है उसके ऊपर, आपकी 11th क्लास है उस पर बेस्ड होता है। तो आपकी 11th और 12th क्लास को हम किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देखें तो 60% आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी 11th क्लास, 40% इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए 12th क्लास। तो इनके सिलेबस को पहले फोकस कीजिए, उनको कीजिए। उसके बाद आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कर सकते हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, और वो कंसेप्ट आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगे और एक्स्ट्रा जो करोगे तो वो भी इसी से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना कि बोर्ड करें या फिर कंपटीशन करें, तो बोर्ड कीजिए, कंपटीशन उसके बाद में आएगा। क्लियर? ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिनकी हमने बात की, कुछ इश्यूज़ जिनको लेकर के आप कंफ्यूज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, एक और वीडियो, काफ़ी सारे वीडियोज़ है, आप प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी गुरु स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है
तो वहाँ पे आप सर्च करोगे तो इस टाइप के वीडियोस मिलेंगे, जैसे 7 बिग मिस्टेक्स ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ, सुबह 4 बजे हमें कैसे उठना है, किस टाइप का हमें टाइम टेबल बनाना है, नाइट स्टडी करें तो हम कैसे करें। तो उस टाइप की टिप्स वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ भी आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो कमेंट्स और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।